So good morning everyone. I welcome you all to 5 AM करंट अफेयर सुपर सीरीज़ में। आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाउन टू अर्थ है, द गार्डियन, physics.org, इंडियन एक्सप्रेस, डिफरेंट जो आपके न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, मैगजीन, वहाँ से प्रश्न आपके होते हैं। प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, खासतौर से यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। शुरू करते हैं। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, खास तौर से करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा बर्डन है, लेकिन अगर यूपीएससी के लिए बात की जाए तो एक सही अप्रोच भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये जो कोर्स है जो कि हर महीने लॉन्च होता है, जैसे फरवरी में भी आपका लॉन्च होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो इसमें सारे जितने भी सोर्सेस हैं द हिंदू के अलावा वो कवर किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बैच कोर्सेस आपके शुरू हुए हैं 25 तारीख से, मतलब आज से ही शुरू होंगे 2022 के लिए। 6 मंथ प्रीलिम्स 2023 के लिए एनसीईआरटी के बैचेस आपके लिए शुरू हो रहे हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का आज आपके लिए आखिरी दिन है। आज के बाद से प्राइस आपका हाइक हो जाएगा। आइकॉनिक में आपको मेन टेस्ट सीरीज़, पर्सनल कोच असाइन होते हैं। करना क्या है, इन सब इतने सारे जितने भी आप पैकेज देख रहे हो इनके लिए आपको अलग से नहीं करना है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 1 ईयर या 2 ईयर्स के लिए लेना है। यूज़ द कोड SP Live। 1 ईयर या 2 ईयर्स का कोड आप इस्तेमाल 1 ईयर या 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। यूज़ द कोड SP Live। जैसे इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। मेरे कोर्सेज तो कर ही सकते हैं, दूसरे सभी कोर्सेज आपके लिए फ्री होंगे। शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल्फैक्टरी बल्ब। इस पर अगर डाउन टू अर्थ मैगजीन में ये टॉपिक आया कि साइंटिस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है इट में इम्पैक्ट द ब्रेन एज वेल। तो कोरोना वायरस के बहुत सारी जगहों पे इम्पैक्ट है और ब्रेन पर भी अफेक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पे अगर आप ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को भी देखोगे तो ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये जो पोजिशनिंग यहाँ पे देख रहे हो, हियर यू हैव ऑल्फैक्टरी बल्ब है, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है, अलग अलग ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स है, यहाँ इसका लोकेशन है। तो ये थोड़ा प्रीलिम्स एस्पेक्ट से आपको ध्यान में रखना है। तो ये लोकेटेड कहाँ है, फॉर ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो जैसा अभी हमने देखा वो उसका लोकेशन के बारे में। इट ट्रांसमिट्स हियरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ईयर टू द ब्रेन। ये हियरिंग नहीं है, ये है बेसिकली स्मेल इन्फॉर्मेशन। स्मेल इन्फॉर्मेशन ईयर से ब्रेन की तरफ इसका ट्रांसमिट होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज़ वन ऑफ ओनली 2 परमानेंट रिपोजिटरीज इन द मेच्योर ब्रेन इन विच रेसिडेंट मल्टी पोटेंशियल प्रोजेनेटर स्टेम सेल्स आर जनरेटेड। इट मीन्स जो स्टेम सेल्स है, देखो स्टेम सेल्स एक ऐसे सेल्स होते हैं जिनके माध्यम से जो अपने आप को या इनका इस्तेमाल करके आप दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको आप क्रिएट कर सकते हो। तो इनके पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि इनसे दूसरे सेल्स जनरेट किए जा सकते हैं। यहाँ पे इनके पास, यहाँ पे जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं, यहाँ पे दे हैव द पोटेंशियल, और वी कैन से कि प्रोजेनेटर हैं स्टेम सेल्स इस रीजन में अगर देखा जाए। तो ये 2 परमानेंट जो रिपोजिटरी है इन मेच्योर ब्रेन इन विच रेसिडेंट मल्टी पोटेंशियल प्रोजेनेटर स्टेम सेल्स आर जनरेटेड। तो 2 में से एक आपका ये एक रिपोजिटरी है जहाँ पे ये स्टेम सेल्स आपके प्रेजेंट है। इट इज़ वन ऑफ द ओनली। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। दूसरा जो रिपोजिटरी है इसका वो क्या है, वो है डेंटेट गायरस हिप्पोकैम्पस, जो ब्रेन का ही हिस्सा होता है। वहाँ पे दूसरा रिपोजिटरी है जहाँ पे ये स्टेम सेल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। जो आंसर है आपका दैट इज़ 1 and 3। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लू ओरिजिन्स न्यू शेफर्ड स्पेस क्राफ्ट। इट इज़ डिजाइंड टू टेक 6 स्पेस टूरिस्ट ऑन अ सब orbital flight named after Mercury astronaut Alan Shepard, the first American to go to space। एलन शेफर्ड के नाम पर इनको रखा गया है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपको ध्यान में रखना सही है। अगर अभी ये न्यूज़ में देखोगे, गार्डियन में न्यूज़ में आया था, स्पेस वॉस बेजियोस ब्लू ओरिजिन रियली क्लोज टू फ्लाइंग ह्यूमंस। तो ह्यूमंस को लेकर जाना। तो ब्लू ओरिजिन न्यू स्पेस क्राफ्ट, शेफर्ड स्पेस क्राफ्ट, 6 स्पेस टूरिस्ट को सेंड किया जाएगा ऑन अ सब ऑर्बिटल फ्लाइट, और इसका नाम रखा गया मर्करी एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड के नाम पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, जेफ बेजोस जो कि अमेज़न के फाउंडर हैं, उनके द्वारा ये प्रोग्राम आपका शुरू किया जाएगा। क्योंकि जो ब्लू ओरिजिन है
ये ब्लू ओरिजिन बेसिकली जो ये कंपनी है ये स्पेस ट्रैवल कंपनी है, जैसे स्पेस एक्स आपकी है एलन मस्क की, तो ये स्पेस ट्रैवल कंपनी है जो कि अमेज़न के फाउंडर्स जेफ बेजोस की है। मतलब जेफ बेजोस जो है स्पेस इंडस्ट्री पर एंटर कर रहे हैं और उन्हीं के नाम पे ये इनकी कंपनी भी है ब्लू ओरिजिन, और इन्हीं का ये प्रोग्राम है न्यू शेफर्ड स्पेस क्राफ्ट, जिसमें 6 स्पेस टूरिस्ट को सेंड किया जाएगा, नेम्ड आफ्टर मर्करी एस्ट्रोनॉट एलन शेफर्ड, जो पहले अमेरिकन हैं जो स्पेस आपके जिन्होंने स्पेस में जो रीच किए थे। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बन लाइन। कार्बन लाइन, इसके ऑप्शंस आप इसको नोट कर लो। ऑप्शन जो ए है 1 and 2 है, बी ऑप्शन आपका है 1 and 3, सी ऑप्शन आपका है 1, 2 and 3, और डी जो ऑप्शन है वो 2 and 3 है। कार्बन लाइन, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू डिफाइन अ बाउंड्री बिटवीन अर्थ एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस। पहला पॉइंट है, इट डिफाइंस एज एन एल्टीट्यूड ऑफ 80 kilometers above Earth's mean sea level. The line is named after Theodor von Karman, Hungarian American engineer and physicist who was active primarily in aeronautics and astronautics. So ये भी काफ़ी important aspect है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि when you talk about the carbon line, तो ये एक बिल्कुल सही बात है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर ख़त्म हो रहा है और कहाँ से आउटर स्पेस शुरू हो रहा है, तो उन दोनों को अलग करने के लिए ये लाइन डिफाइन की जा रही है जिसका कार्बन लाइन है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, और ये लगभग इसमें जहाँ 80 किलोमीटर है लगभग 100 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है। सो ये आपको ध्यान में रखना, इट इज़ अराउंड 100 किलोमीटर। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। ये नाम रखा गया है थियोडोर वॉन कार्मन के नाम से, जो अमेरिकन इंजीनियर और फिजिसिस्ट थे। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। The reason is that a vehicle at this altitude would have to travel faster than orbital velocity to derive sufficient aerodynamics lift to support itself. देखो कोई भी, जैसे अगर स्पेस क्राफ्ट भी जाती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड जब वो आउटर स्पेस में ट्रैवल करती है तो उसे बहुत सारे बदलाव चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि 100 किलोमीटर के बियॉन्ड का जो एरिया है वहाँ पे उसे और तेज़ी से ट्रैवल करना पड़ेगा, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उससे तेज जाना पड़ेगा, जिससे कि वो सफिशिएंट एरोडायनेमिक्स लिफ्ट जनरेट कर सके और मूव कर सके। तो इसलिए एक स्पेसिफिक लाइन डिफाइन करना जरूरी है कि यहाँ से आपका आउटर स्पेस शुरू होता है, और इसी के लिए इसका कार्बन लाइन इसी कंटेक्स्ट में आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉन्ग ऑप्स प्रोजेक्ट रिसेंटली इन न्यूज़। लॉन्ग ऑप्स प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो इस पर भी आपकी वी कैन से कि आर्टिकल भी आया था, जैसे डाउन टू अर्थ मैगजीन में भी आर्टिकल था, उसी पर बेस्ड ही आपका क्वेश्चन है। इट इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन USA and Japan. The scientists from both the country will develop a new and safe technology to dismantle older nuclear facilities such as Fukushima that were severely damaged by tsunami and earthquake. Long reach robot arms used in these research collaboration called long ops. तो याद रखना लॉन्ग ऑप्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ अबाउट लॉन्ग ऑप्स प्रोजेक्ट। लॉन्ग ऑप्स प्रोजेक्ट जैसे जब सुनामी जापान के अंदर आई थी तो उस सुनामी की वजह से जो फुकुशिमा में न्यूक्लियर प्लांट्स थे वो डैमेज हुए थे, और उससे जो रेडिएशन है वो समुद्र में जो है स्प्रेड हुआ, जो मैरीन ऑर्गेनिज्म से उसके थ्रू ह्यूमन्स तक जो रेडिएशन है वो आपका ट्रांसमिट हुआ। तो कोशिश ये की जा रही है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की जाए जिसके थ्रू जो ओल्ड और अनसेफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको ख़त्म किया जाए, और उसी पर्पस के लिए एक जो रोबोट, एक प्रकार का जो लॉन्ग रीच रोबोट आर्म्स क्रिएट किए गए हैं जिसका नाम लॉन्ग ऑप्स है, जो कि इस तरीके के कार्य करेगा। जैसे क्योंकि ह्यूमंस तो ऐसे न्यूक्लियर जो भी फैसिलिटी है वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते हैं, इसलिए रोबोट के थ्रू वहाँ एंटर किया जाएगा, उसको डैमेज किया जाएगा, मतलब उसको डिसमेंटल किया जाएगा, और प्रयास किया जाएगा कि ऐसे जितने भी ओल्ड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको हटाया जाए और नए न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ अगर ज़रूरत पड़ती है तो क्रिएट की जाए। तो कोलैबोरेशन USA और जापान के बीच का नहीं है, ये UK और जापान के बीच का है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, बाकी सही है। जो आंसर आपका है दैट इज़ डी। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टर्म सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग। जैसे अगर आप एटमॉस्फेयर को देखोगे तो अर्थ का सरफेस है, फिर उसके बाद जो लेयर है वो आपकी ट्रोपोस्फियर है, और उसके बाद जो आपकी लेयर है दैट इज स्ट्रेटोस्फियर।
ठीक है। ट्रोपोस्फियर के बाद जो दूसरी लेयर है दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। तो इट रिफर्स टू व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन दैट स्ट्रेटोस्फियर, अ रैपिड वार्मिंग up to 50 degrees Celsius in just a couple of days between 0 से 10 kilometer above the Earth's surface. It does not happen every year. It doesn't always affect our weather. When it does, typically this will form over the North Atlantic and Scandinavia. तो ये भी अगर आप क्वेश्चंस देखो तो ये भी डाउन टू अर्थ मैगजीन से ही ये क्वेश्चन आपका फ्रेम किया गया है। अब यहाँ पे देखो सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग, ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर के बाद एक जो लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर की जो नीचे की सतह है वहाँ पर तो ओजोन प्रेजेंट होती है, उस वजह से टेम्परेचर कंपेरेटिवली आपका वी कैन से टेम्परेचर आपका हायर हो जाता है। तो यहाँ पे जो एक एस्पेक्ट ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम सडन स्ट्रेटोस्फियर वार्मिंग की बात करते हैं तो ड्यू टू सर्टेन रीज़न, आइदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन और सम अदर रीज़न, जो वार्मिंग है स्ट्रेटोस्फियर की वो तुरंत हो जाती है। हर बार नहीं, हर साल नहीं, लेकिन कभी कभी जो ये वार्मिंग आपकी होती है। और ये जैसे अगर आप ट्रोपोस्फियर की बात करो तो 0 से 10 किलोमीटर है, 10 से 50 किलोमीटर में आपके स्ट्रेटोस्फियर आ जाता है। तो ये जो डेटा है ये तो गलत है। तो ये आपको ध्यान रखना कि स्ट्रेटोस्फियर सडन उसकी वार्मिंग हो जाना ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स हर साल नहीं होता है, ये स्टेटमेंट सही है। इट डज नॉट ऑलवेज अफेक्ट, जरूरी नहीं कि जब वार्मिंग हो तो हमारा वेदर भी अफेक्ट हो। और ये इन जनरल नॉर्थ अटलांटिक और स्कैंडिनेविया के जो एरिया है उसके ऊपरी हिस्से में ये देखने को ये फेनोमेना आपको मिलता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपके सही हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज रॉन्ग, द आंसर इज डी। नेक्स्ट इज एडो एलिफेंट नेशनल पार्क रिसेंटली इन न्यूज़ chosen for counting of elephants from space is located in विच स्टेट, तो इन विच अफ्रीकन कंट्री। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी ऐसा इंटरनेशनल नेशनल पार्क, आपको सारे तो नहीं करने क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन कोई अगर न्यूज़ में है तो आपको ज़रूर से ध्यान देके करना चाहिए। जैसे अब एडो एलिफेंट नेशनल पार्क न्यूज़ में है और अगर आप देखोगे तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में भी आपका आया है। सो एडो एलिफेंट नेशनल पार्क रिसेंटली न्यूज़ चोजन फॉर काउंटिंग एलिफेंट्स फ्रॉम स्पेस से ही एलिफेंट को काउंट किया जाए। तो ये आपका साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। तो याद रखना है वेयर बेसिकली इज़ एडो एलिफेंट नेशनल पार्क। ठीक है, एडो एलिफेंट नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिक काउंसिल। आर्टिक काउंसिल भी काफ़ी अधिक न्यूज़ में थी। इट इज़ द लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल फोरम प्रमोटिंग कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड इंटरेक्शन अमंग द आर्टिक स्टेट। It was established by 1996 Melbourne Declaration. The 8 countries with sovereignty over the land within the Arctic Circle constitute the member of the Council: Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden and United States. तो ये आर्टिक काउंसिल खास तौर से जो आर्टिक ओशियन है उसके अराउंड जो देश हैं वो आपके आर्टिक काउंसिल का हिस्सा हैं। जैसे ये सारे देश कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, इंडिया को भी इस काउंसिल का ऑब्जर्वर स्टेटस। अब देखो हो क्या रहा है, आर्टिक रीजन में बर्फ़ पिघल रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, नई मूवमेंट की जगह मिल रही है, शिप्स मूव कर सकती हैं। अब वहाँ पे ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन, दूसरे जो अर्थ के क्लाइमेट में जो बदलाव हो रहे हैं उनकी स्टडी के लिए आर्टिक रीजन में बहुत सारे प्रयास आपके मतलब रिसर्च कंटिन्यूस बेसिस पे की जा रही है। और आर्टिक काउंसिल्स का काफ़ी अधिक कंट्रोल है आर्टिक रीजन पे। इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस है तो इंडिया भी इस पे पार्टिसिपेट मतलब खासतौर से आर्टिक रीजन में बहुत से रिसर्च के लिए अभी हाल फिलहाल में इंडिया की जो आर्टिक पॉलिसी, ड्राफ्ट आर्टिक पॉलिसी आई, उसने भी हाईलाइट किया है, एम्फसाइज किया है आर्टिक रीजन पर, चाहे वो ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन के लिए हो या फिर दूसरे रिसर्च वर्क के लिए। क्योंकि आर्टिक रीजन में अगर जो भी बदलाव आएगा तो हिमालयन रीजन का जो ग्लेशियर मेल्ट होता है उसके बारे में भी हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि किस तरीके से आर्टिक रीजन में अगर बर्फ़ पिघल रही है तो वही फैक्टर हिमालयन रीजन में भी हो सकता है और हिमालयन रीजन का ग्लेशियर इफेक्ट होगा तो उससे हमारा जो क्लाइमेट है, खासतौर से साउथ एशिया का सब कॉन्टिनेंट का जो क्लाइमेट है, दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। तो ये दोनों स्टेटमेंट इंटर गवर्नमेंटल है, मतलब अलग अलग देश इसका हिस्सा है और ये देश इसका पार्ट है। फॉर्मली स्टैब्लिश्ड कब हुआ था? ये आपका ओटावा डिक्लेरेशन में हुआ था। ओटावा जो कि कनाडा में है, तो ओटावा डिक्लेरेशन के तहत आपका हुआ था। तो ये गलत हो गया, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। सो द हिंदू में आपकी ये जो
द हिंदू में न्यूज़ पब्लिश हुई, इसी पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आज के लिए ये जो सेशन है ये आपका हेल्पफुल रहा होगा। तो इसमें हम लोग डाउन टू अर्थ मैगजीन, इंडियन एक्सप्रेस, द गार्डियन, अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चंस कर रहे हैं। कोशिश करो रिवीजन करने की, जितना अधिक रिवीजन होगे उतना अच्छा रहेगा। और नोट्स ज़रूर से प्रिपेयर करो। नोट्स जो टॉपिक्स डिस्कशन हो रहा है उसको नोट्स शॉर्ट फॉर्म में प्रिपेयर करते रहो। एक A4 साइज़ पेज लेके बीच में लाइन खींच के, और वहाँ पे शॉर्ट में आप चीज़ें नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। अगर नोट्स प्रिपेयर नहीं होंगे तो फिर बाद में सिर्फ क्वेश्चंस के बेसिस पे रिवीजन नहीं हो पाएगा। की पॉइंट्स आप जरूर से नोट करो। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यूज़ द कोड SP Live। द कंसेप्ट चैनल को जरूर से शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सेशन को जरूर से लाइक करो। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।